हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, और इसी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं संविधान निर्माण की। पहला लेक्चर हमारा चल रहा था इसमें, क्लियर है। और पहले चैप्टर में ही हम बहुत कुछ इसमें आपका देख चुके थे, पढ़ चुके थे। हाँ, एक एक करके हम इसमें देखने की हमने प्रयास किया। इन सब चीजों को हम लोग आपका देख लिए थे। तो पिछले चैप्टर में हमें देखा संविधान क्यों बना, क्यों उसकी जरूरत पड़ी, क्या कुछ है, क्या उसकी भूमिका थी, राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान आपके नेपाल के संविधान के उदाहरण को हमने पढ़ने का प्रयास किया। क्लियर है? इतना हमने इसमें देख लिया था। चलिए, अब आपको नेपाल का आपको समझ आया कैसे राजतंत्रात्मक स्थिति से वो कैसे लोकतंत्र हुआ और क्यों आपका संविधान की उन्होंने जरूरत को महसूस किया। ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से देख चुके होंगे। क्लियर है? देख लिया आपने? आगे बढ़े। अब देखिए, ये तो हमने देख लिया कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या है। लड़के कह रहे हैं हमको क्रिकेट खेलना है, लड़की कह रही है हमको वॉलीबॉल खेलना है। हाथ खड़े कराए जाते हैं और लड़कियों का बहुमत कम होने की वजह से लड़के फुटबॉल अब क्रिकेट खेल लेते हैं। इस वजह से ये हमने देखा कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को कहीं ना कहीं आपका दबा सकते हैं या उनके हितों को आपका प्रभावित कर सकते हैं। ये सारी चीजों को हमने इसके अंतर्गत आपका देख लिया। क्लियर है? शबनम दुविधा में है, उसने कुछ दशा तय करना है। कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ना है, लेकिन इस समय तो मेरी पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है। ठीक, मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकता हूं, पर अगर मैं ऐसा करती हूं तो ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊंगी। या तो मुझे पढ़ना पड़ेगा या फिर मुझे अपना जो मेरा चाहिए जो आपका प्रोग्राम टीवी कार्यक्रम आ रहा है मेरे को उसको छोड़ना पड़ेगा। दोनों में से जो है एक काम करना पड़ेगा। क्लियर है? ये हमको देखना है। शबनम तुम परेशान हाँ लग रही हो, क्या बात है? मुझे टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी कक्षा में आप वहाँ टीवी देखेंगे तो मेरी कक्षा का देखने का मन बहुत जरूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है, अगर आज मैं कोई रात टीवी नहीं देखूं तो शायद मेरा मन नहीं ललचाएगा। क्लियर है? तो उन्होंने अपनी बात कही कि भाई चाहे पढ़ लो चाहे बाप के टीवी देख लो। अब देखिए, अच्छा हुआ मैंने कल टीवी नहीं देखा। आखिर के 2 अध्याय में इतने सारे सवाल आए थे और कह रहे कि अच्छा ही हुआ कि कल मैंने टीवी नहीं देखा और आखिरी के जो 2 लेसन थे उन्हीं में से आपका सब कुछ आया है और हमने वही आपका सब कुछ देखा है। संविधान हमें ऐसा फैसला लेने के लिए भी रोकता है जिनसे उनके बड़े सिद्धांत को ठेस पहुंचती है। तो हमें ऐसे फैसले लेने से भी क्या करता है, वो आपका रोकता है। जो क्या होता है आपका, ध्यान देंगे आप, जो आपका जिन्हें ठेस पहुंचती है। इस अध्याय में हम आस्था रखते हैं कि उदाहरण के तौर पर हो सकता है लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे हैं कि दलगत राजनीति यानी कि पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। कह रहे जो पार्टी आपका पॉलिटिक्स है वो बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चीजों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को सौंपा जाना चाहिए या किसी फौजी शासन को जाना चाहिए। भावनाओं में बहकर लोग बहुत इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन उसके सारे हितों को तहस नहस कर देगी और एक अच्छा उदाहरण संविधान की बुनियादी संरचना से इसे बचाता है। संविधान को आसानी से पलटने नहीं देगा और जिनके जरिए नागरिकों को अधिकार का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इस चर्चा से आप समझ जाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कह रहे हैं कि इस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे जो संविधान है वो किसी भी समाज में, किसी लोकतांत्रिक समाज में किस तरीके की आपकी अपनी भूमिका निभाता है या भूमिका अदा करता है। आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं, आप थोड़ा इसको देख सकते हैं। क्लियर है?
चलिए देख लें, आगे देखते हैं। आइए हम निम्नलिखित उदाहरणों में से आपका जुड़े और मूलभूत नियमों को तालिका में भरें, और जिसके बाद हम दोहराएंगे कि लोकतांत्रिक समाज में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभा रहे हैं। नेपाल में लोकतंत्र के लिए चले आंदोलन की सफलता के बाद वहां के लोगों ने एक नया संविधान अपनाया। कैसा है नया संविधान? ये आदर्श है कि पता चलता है कि हम किस तरह की शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं। कहते हैं कि हम किस तरह की शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं। सुरेश अपने सहपाठी अनिल को बेवजह परेशान कर रहा है। लड़कियों को बास्केटबॉल खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि उनकी कक्षा में लड़कों की संख्या ज्यादा थी। ठीक, शबनम ने बाप का टीवी देखने की बजाय अपने अध्याय को दोहराने का फैसला किया। क्लियर है? अब देखिए, आइए भारतीय संविधान के कुछ आयामों का हम अध्ययन करते हैं। ठीक, जो भारतीय संविधान है उनके कुछ आयाम हैं, उनको हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं और इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि उपरोक्त बिंदु में आदर्श और नियमों का रूप किस तरह से है और कैसे उनको ग्रहण करता है। क्लियर है? और इन ग्रहण पर हम लोग आपका देखते हैं और क्या कुछ है। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कई दशक पुराना हो चुका था। संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्हें खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन भारतीय के शासन में इतने जरूरी स्पष्ट हो गए थे कि भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उनमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार की हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना होगा कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कायदे कामकाज के नियम क्या होंगे और किसी एक आम आदमी का बस नहीं आएगा। और 300 लोगों में योगदान दिया गया कि 1946 में गठित कई संविधान सभा के सदस्य होंगे और ये संविधान सभा के निर्माण के लिए 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होंगी। कैसी है कि संविधान सभा की जो है आपकी बैठकें होंगी। संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की जबरदस्त भावना थी। संविधान एक एक करके प्रावधान में जमाकर चर्चा हुई और सहमति की विकसित करने के लिए गंभीर थे। उपरोक्त चित्र के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखा रहे हैं कि संविधान सभा में एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। उन्होंने दिखाया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के एक क्या थे आपका महत्वपूर्ण सदस्य थे। ठीक, संविधान सभा इन सदस्यों के समान एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी तो भाषा भी एक थी, ना एक धर्म था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी संविधान लिखा जा रहा था। उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान बंटवारा लगभग तय हो चुका था और कुछ रियायतें नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या, वे किधर जाएंगी। सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों को सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्हें अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया। देश को ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाया, दस्तावेज तैयार किया और सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधि का चयन जनता के महत्वपूर्ण भूमिका में काफी योगदान दिया। ठीक, तो संविधान सभा के सदस्यों की जिम्मेदारी थी कि कई भी समुदाय से आए, कोई उनकी भाषा एक धर्म नहीं थी, संस्कृति को बढ़ाएं, जो देश उथल पुथल से गुजर रहा है उसको सही रखें और भविष्य की तरफ ले जाएं और जनता की आर्थिक और सामाजिक स्थिति जो भयावह है उसको बनाए रखें। ठीक, ये हमको इन सारी स्थिति में देखना। बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अम्बेडकर को विश्वास था कि संविधान सभा में हिस्सेदारी से अनुसूचित जाति संविधान के को सुरक्षात्मक व्यवस्था मिलेगी।
लेकिन उन्हें यह भी कहा गया कि भले ही कानून बन गया हो, लेकिन अभी भी अनुसूचित जाति बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि संचालन सवर्ण हिंदू का अधिकार के हाथों में ही था। इसलिए उन्हें अनुसूचित जातियों का आह्वान किया और सरकार की अवहेलना की, उन्हें बढ़ा चढ़ाकर इस चीज में आपका उनको शामिल किया। ठीक, ये सारी चीजों को हमने इसमें देखा। चलिए आगे बढ़े। आगे के हिस्से में भारतीय संविधान के कुछ आयामों का उल्लेख किया गया है। बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखे जनिए दस्तावेज को लिखने के लिए जूझ रहे हैं। इसलिए समझने की कोशिश की गई कि उन्हें स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन चिंताओं को किस तरह से हल किया जाए। कह रहे जो चिंता है उनको किस तरीके से हल किया जाए। ठीक, संघवाद, इसका मतलब यह है कि देश में एक से ज्यादा स्तरों की सरकारों का होना। हमारे देश में जाता सरकार पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी हैं। पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ोगे। कक्षा 7 की किताबों में आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा था। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। कह रहे कि इस साल हम क्या पढ़ेंगे, जो केंद्र सरकार है उसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। क्लियर है? तो 6 क्लास में आपने पंचायती राज पढ़ा, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार है, सामाजिक संरचना कैसी है, राज्य काम कैसे करता है, राज्य की भूमिका क्या है, राज्य में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है, पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत के फैसले कैसे लेते हैं, ये आपने सब देख लिया। ठीक, भारत में इतने सारे समुदाय की उपस्थिति को सीधा मतलब यह था कि शासन एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठी मुट्ठी भर लोगों को पूरे देश का फैसला ना लेना पड़े। मतलब ऐसी व्यवस्था मत कर दो कि कुछ चुनिंदा मुट्ठी भर लोग पूरे भारत के लोगों का फैसला ले लें। ऐसी व्यवस्था नहीं रहनी चाहिए। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की और इसलिए क्या कहा गया कि राज्य स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर भी सरकार बने, पावर ऑफ सेपरेशन हो, ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले लिए जा सके। भाई जैसा जो इलाका है उसी हिसाब से उस इलाके का आपका फैसला लिया जाए। भारत के सभी राज्यों में मुद्दों के फैसलों का स्वाधीनता अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर भी सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है। कानून को मानना पड़ता है। कार्य क्षेत्र में इस प्रस्ताव में संविधान सभा में कुछ सूचियां दी गई हैं जिनमें बताया गया है। आपकी सूची दी गई है, जैसे कौन सा कानून राज्य सूची के अंतर्गत आएगा, क्लियर है, कौन सा कानून आपका संघ सूची में आएगा और कौन सा कानून आपका समवर्ती जो सूची है उसके अंतर्गत आएगा। इन तीनों सूची में अलग अलग कानूनों को रखा गया है। ठीक, उसी कानून के हिसाब से जो मुद्दा संघ का है संघ कानून बनाता है, जो राज्य का राज्य कानून बनाता है, कुछ संघ और राज्य दोनों को मिलकर कानून बनाते हैं। तो बिल्कुल उनके कार्य क्षेत्र को स्पष्टता दी गई है इन अनुसूचियों के माध्यम से। इसमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार कितने मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ ही संविधान में यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्य के लिए पैसे का इंतजाम कहां से करेगी। ठीक, संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, उन्हें संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलता है। भारत के सभी लोग स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। कैसे हैं? उनके कानूनों के और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। संसदीय शासन प्रणाली, सरकार के सभी स्तरों का चुनाव खुद कराते हैं। कक्षा 7 की किताबें शुरू में कांता की कहानी दी गई है, जो वोट डालने से के लिए कतार में खड़ी है। संविधान सभा में अपने वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा सदस्यों के संविधान की रचना करते हैं। जो संविधान सदस्य हैं और संविधान सभा के लोगों की अपनी रचना करते हैं। सार्वभौमिक और वयस्क मताधिकार
के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए संविधान सभा के A.K. अयंगर ने आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञान उदय लगती है और आम आदमी के कुशल क्षेत्र जीवन के स्तर की सुविधा और बेहतर जीवन की स्थिति को प्रोत्साहन देती है। क्या करती है? इन सबको प्रोत्साहन देती है। क्लियर है? तो आप इन सारे स्तर को, इन सारी चीजों को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर है किस प्रकार का ये रहा है, क्या जिम्मेदारी। हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। देख लिया इतना आपने। अब आप देखिए किस तरीके से अलग अलग रूप में कानून बनाने का जो राइट्स है, कुछ आप देख सकते हैं कि अपनी अपनी सूची, अपने अपने विषय पर हर लोगों को कानून बनाने का अधिकार को आपका सुनिश्चित किया गया। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं इसमें। देख लिया कैसे लोग वोट देने कतार में खड़े होकर। उन्हें लगता है कि स्वतंत्र संघर्ष के लिए भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग के लिए योग्य बनाए। जरूरत संघर्ष की है स्वतंत्रता के लिए, वही उनको योग्य बनाता है वयस्क मताधिकार। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग, औरत मर्द के बीच का फर्क भी आधारित ऊंच नीच में बेड़िया को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक वैसा मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों को सीधा भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति को खुद चुनाव लड़ सकता है, एक भूमिका होती है और हर एक व्यक्ति क्या है आपका इसमें चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि से हो क्यों ना हो, और वे प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेही हैं। आप किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि से हो, अमीर हो, गरीब हो, आप चुनाव लड़ सकते हैं। बस आपका जो है वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए और आप क्या है, आपकी आयु उस चुनाव के लिए जितनी आयु निर्धारित है वो होनी चाहिए। क्लियर है? लोकतांत्रिक कार्य पद्धति के प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप इस पुस्तक की दूसरी इकाई में विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम तीसरे में आगे बढ़ते हैं, शक्तियों का बंटवारा। हम लोग आपका देखेंगे कि शक्तियों का बंटवारा क्या है और किस तरह से है। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और कार्यपालिका में ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायपालिकाओं की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में जो है आप इस पुस्तक के अध्याय 3 में पढ़ेंगे कि सरकार भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान है और इन सभी अंगों की शक्ति एक दूसरे से अलग होती है और शक्तियों के बंटवारे का आधार पर ही प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों को बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। कैसा है? इन सब के बीच आपका सत्ता का जो संतुलन है वो आपका बना है। संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्व की उपेक्षा करने लगे। इस आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ऐसे प्रावधान को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए संविधान कार्यपालिका के शासक के द्वारा ही कार्यवाही को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। इन सबको हमने देखा और इन सब पर हमने आपका बात भी की। क्लियर है या नहीं? आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम एक शब्द है आपका इस अध्याय में राज्य शब्द को देखते हैं। कह रहे हैं कि इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल होता है। ध्यान रखिए, इसका मतलब है राज्य सरकार से नहीं। हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसमें सरकार से भिन्न अर्थों में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कानून बनाना, लागू करना,
चुनाव के जरिए सरकार बदल सकती है। ऐसे राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग पर बने रहकर संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस अध्याय में हम भारतीय राज्य नेपाल की इस बात से बात कर सकते हैं कि भारतीय राज्य एक लोकतांत्रिक सरकार है और कार्यपालिका राज्य का हिस्सा देती है, और इसका मतलब है कि सरकार कहीं ज्यादा व्यापक होती है। सरकार के स्थान पर भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चलिए अब बात करते हैं मौलिक अधिकार की। तो मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है, अंतरात्मा कहते हैं। औपनिवेशिक शासन में राष्ट्रवादियों ने दिमाग में राज्य के प्रति संदेह की भावना पैदा कर दी है। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता का दुरुपयोग से बचाने के लिए कुछ अधिकार हों, कि राज्य अपनी पावर का मिसयूज न कर दे। इसके लिए व्यक्ति के पास कुछ अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाता है। अगर कोई तुम्हें बेवजह पकड़ लेता है, तुम्हें कुछ काम नहीं करने देता, राज्य की सत्ता तो आपको दुरुपयोग करती है, कहीं आने जाने में आपको प्रॉब्लम करती है, इस राज्य परिप्रेक्ष्य का मतलब देश और स्टेट दोनों से है कायदे में। तो ठीक क्लियर है। इस तरह संविधान राज्य व्यक्तियों के समक्ष उनके अधिकारों की रक्षा करता है, और यही अधिकार है कि आप उनके थ्रू कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 266 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये अधिकार आपको प्राप्त है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते हैं कि संविधान में ऐसे अधिकार को शामिल किया जाए जिन्हें समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक के अधिकार का आश्वासन भी संविधान में दिया है। इन मौलिक अधिकार के बारे में आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिकों को ऐसा स्थिति में हो जिन अधिकारों को हम दावेदारी कर सके। दूसरा अधिकार वे है जिनसे पता चलता है कि संस्था के लिए बाध्यकारी हो, और कानून बनाने का अधिकार इनको दिया जाए। क्लियर है? देख लिया? मूल अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक नीति निर्देशक तत्व का भी है। संविधान सदस्यों का खंड इसलिए जोड़ा जाता है ताकि ज्यादा सामाजिक आर्थिक सुधार किए जा सके, चाहे वे भारतीय स्वतंत्रता के हों, गरीबी दूर करने वाले हैं, या कानून और नीतियों को बनाने वाले हों। इस सिद्धांत में हम मार्गदर्शक के रूप में हमेशा इनको याद रखते हैं कि भैया जो हमारा रूप है, जो कानून है, उन्हें हम इस तरह से अपने मार्गदर्शक के रूप में। क्लियर है? क्लियर है? बात कर रहे हैं धर्मनिरपेक्ष की। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। यानी कि धर्मनिरपेक्ष यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं। सिंपल सी बात ही है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे, और आपको इस बात को समझना होगा कि कभी कभी देश के इतिहास में यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा, और संविधान अपने आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिन्हें आप देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए सरकार को साकार करना चाहिए। और आपका फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल का नियम बदल जाता है, उसी तरह से आप देशों के संविधान में भारी भरकम बदलाव आ जाता है। वह देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में देख चुके हैं कि वहां लोकतंत्र बनने की जरूरत के साथ साथ एक संविधान की जरूरत पैदा हो गई थी। भारतीय संविधान ने जिन आयामों का जिक्र किया है उसमें कई बार काफी जटिलता दिखाई देती है, और उन्हें आपका समझने के लिए मुश्किल भी महसूस होती है। लेकिन अभी भी आप इसके बारे में ज्यादा फिक्र ना करें। इस पुस्तक में बाकी अध्याय और अगली कक्षाओं में हम भारतीय संविधान की इन पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे और ठोस अर्थ पर पहुंच जाएंगे। हो गया? देख लिया आप लोगों ने? चलिए देखिए, आपने 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के विभिन्न सदस्यों में आखिरी बैठक में संविधान के प्रति हस्ताक्षर कर रहे हैं, और उनके ऊपर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और सबसे दाएं से बाएं में लोग दिखा रहे हैं, और जयराम ठाकुर और खाद्य कृषि मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, जॉन मथाई, सॉरी, राजकुमार राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, जॉन मथाई वित्त मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधान तथा उनके पीछे जगजीवन राम जो आपका लेबर मिनिस्टर थे और ये खड़े थे, और उस जमाने के गृह मंत्री भी रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मौलिक कर्तव्यों में प्रत्येक रेखांकन बनाया गया है कि भैया कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। थोड़ा सा आप उनको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। क्लियर है? अगर आपको पढ़ना और समझना है तो इसमें एक लिस्ट है, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। ये आपके मौलिक कर्तव्य, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इनको देख लीजिए। चलिए फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।